हेलो। नमस्कार प्यारे साथियों। मैं राघव आपका हार्दिक स्वागत करते हैं एग्जाम टारगेट ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में। कैसे हो सभी लोग? आई होप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और पढ़ाई संबंधी कार्य भी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। चलो बेटा स्टार्ट करते हैं आज के सेशंस को। देखो हम लोग क्या पढ़ रहे थे, हम लोग बायोलॉजी के अंतर्गत बहुत सारे कॉन्सेप्ट कवर कर चुके हैं और धीरे धीरे करके बहुत सारे कॉन्सेप्ट कवर कर रहे हैं। चलो स्टार्ट करते हैं आज के सेशंस को। देखो बेटा हम लोगों ने नेक्स्ट क्लास यानी कि इससे पिछला जो कुछ भी हमने पढ़ा है वो कौन सा चैप्टर था बेटा? वो था हमारा पाचन तंत्र। हम लोगों ने पाचन तंत्र को बहुत ही अच्छे स्टेप से कवर किया है। देखो पाचन तंत्र को हम लोगों ने भले ही 4 पार्ट्स में कवर किया है, लेकिन वो 4 पार्ट्स आपके लिए कितना बेनिफिट्स देंगे वो जब आप सारे के सारे पार्ट्स आप कवर करोगे तो आपको पता लग जाएगा। पाचन तंत्र को हम लोगों ने नेक्स्ट क्लास पे कवर किया है। इसको हमने 4 पार्ट्स में डिवाइड किया है, 4 क्लासेस में किए है, कोई दिक्कत नहीं है। धीरे धीरे हम लोग सारे और भी सारे के सारे चैप्टर बहुत अच्छे से कवर करेंगे और जहां जितने पार्ट्स की नीड होगी हम उसी के अकॉर्डिंग उस पार्ट को ढाल देंगे। ठीक है, चलो तो ज्यादा बातें ना करते हुए हम लोग सीधा कॉन्सेप्ट पे पहुंचते हैं। आज का हमारा जो नेक्स्ट चैप्टर होगा वो होगा हमारा ब्लड। कौन सा बेटा? ब्लड। चलो स्टार्ट करते हैं आज नए चैप्टर को जिसको हम लोग कहते हैं ब्लड। ब्लड बोले तो रक्त। रक्त को आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं। कौन सा चैप्टर बेटा? रक्त स्टार्ट करेंगे, ब्लड। ब्लड बोले तो रक्त। हमने कहा कि इसी को हम लोग रुधिर भी कह देते हैं। क्या कह देते हैं बेटा? इसी को हम लोग रुधिर भी कह देते हैं। इसी को हम लोग अपनी आम बोलचाल की भाषा में खून भी कह देते हैं। कोई दिक्कत ना, वो एक इनके निकनेम है, कोई दिक्कत नहीं। और ये सारे पॉइंट्स आप लोग जानते भी होंगे। ठीक है, तो हमारा चैप्टर है आज का बेटा ब्लड। लगाओ हेडिंग सब लोग ब्लड। और इसको हम लोग चलो बहुत अच्छे से पढ़ते हैं, एक एक करके सारे के सारे पॉइंट बहुत अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। चलो ब्लड, रक्त। और हमने कहा कि अगर पूछे देखो हमने जो भी क्लासेस पीछे कर चुके हैं वो और तब से लेके अब तक का सारा आप लोग रिवीजन कर लेना, क्योंकि देखो पढ़ाई का सबसे बेस्ट फंडा रिवीजन ही होता है। आप कितने भी अच्छे टीचर से पढ़ लो, अगर पीछे का नहीं पढ़ रहे हो, रिवीजन नहीं कर रहे हो और चीजों को बार बार रिकॉल नहीं कर पा रहे हो तो ये तुम समझ लो फिर वो आपकी पढ़ाई किसी काम की पढ़ाई नहीं है। यदि आप बहुत अच्छे से चीजों को रिकॉल कर रहे हो, साथ साथ डेली का डेली करते जा रहे हो, तो फिर आप एक बेहतरीन तरीके से एक अच्छे फ्लो में कहा जाएगा। एक पढ़ाई का सबसे जो बेस्ट तरीका होता है वो यही होता है, डेली का डेली पढ़ना और पीछे का रिवाइज करते रहना। ठीक है, चलो हमने कहा कि जो ये ब्लड है बेटा, ब्लड का अध्ययन हम लोग किसके अंतर्गत करते हैं? पहला पॉइंट होगा, हमने कहा कि ब्लड का अध्ययन किसके अंतर्गत करते हैं? तो हमारा उत्तर होगा बेटा ब्लड का अध्ययन हम लोग किसके अंतर्गत करते हैं? हिमेटोलॉजी के अंतर्गत करते हैं। किसके अंतर्गत करते हैं? हिमेटोलॉजी के अंतर्गत करते हैं। और याद करो मेरी पहली क्लास, याद करो मेरी पहली क्लास, हमने बताया था कि जहां जहां हिमेट वहां वहां ब्लड। आया कुछ याद आपको? हमने कहा था जहां 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 हिपेट वहां वहां यकृत। आया कुछ याद? और हमने कहा जहां जहां हिमेट वहां वहां ब्लड। ऐसे ही हमने बताया था आपको, बहुत अच्छे से चीजों को याद भी कराया था। हमने कहा यहाँ एम और यहाँ पी, बस डिफरेंस इतना है। तो हमने कहा जहां हिमेट वहां ब्लड, जहां हिपेट वहां यकृत। तो ये सारे के सारे पॉइंट हम लोग पीछे की क्लासेस में बहुत अच्छे से कवर कर चुके हैं। ठीक है, और हमने कहा जहां जहां हिमेट वहां वहां ब्लड। तो ब्लड का अध्ययन हिमेटोलॉजी के अंतर्गत, किसके अंतर्गत है? हिमेटोलॉजी के अंतर्गत। हमने कहा रक्त एक तरल संयोजी ऊतक है। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग लिखेंगे, हमने कहा रक्त एक तरल संयोजी ऊतक है। रक्त एक तरल संयोजी ऊतक है। रक्त एक तरल संयोजी ऊतक है। हमने कहा अगर इसको हम लोग इंग्लिश में कहें तो कह सकते हैं लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू। क्या कह सकते हैं बेटा? इसको हम लोग कह सकते हैं लिक्विड लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू। ठीक है, चलो तो ये हो गई बात।
हमने कहा रक्त एक तरल संयोजी ऊतक है। रक्त का अध्ययन हेमाटोलॉजी के अंतर्गत करते हैं। हमने कहा कि रक्त का पीएच वैल्यू कितना होता है, हम लोग इसको भी यहीं लगे हाथ इंक्लूड कर लेंगे। हमने कहा रक्त का पीएच वैल्यू कितना होता है, रक्त का पीएच मान, रक्त का पीएच मान कितना होता है, तो हमारा उत्तर होगा बेटा रक्त का पीएच मान होता है 7.4। कितना होता है 7.4। 7.4 यानी कि इसकी प्रकृति जो होगी, इसकी जो प्रकृति ब्लड की जो प्रकृति होगी बेटा वो कैसी होगी, ब्लड की जो प्रकृति होगी वो कैसी होगी, हल्की क्षारी होगी। कैसी होगी बेटा, हल्की क्षारी होगी। क्यों हल्की क्षारी होगी, हमने बताया है आप लोगों को, अभी पढ़ाया नहीं, आगे चल के धीरे धीरे चीजों को हम लोग समझेंगे। हम लोग पीएच वैल्यू को कैसे, हमने कहा पीएच वैल्यू को 0 to 7, 7 to 14, हमने कहा 0 से लगा के 6.9 तक जो भी पीएच वैल्यू होते हैं वो काहे के होते हैं, एसिड के, अम्ल के होते हैं। हमने कहा 7 से लगा के 14 तक हमने कहा जो भी पीएच वैल्यू होती है वो काहे की होती है, क्षार की। और ये पीएच वैल्यू बेटा क्या है 7.4 यानी कि 7 से ज्यादा है, तो ये कैसा होगा, क्षारी होगा। कैसा होगा, क्षारी होगा। तो इस तरीके से हमें पता चल गया कि रक्त की पीएच वैल्यू 7.4 होती है। हमने कहा इसकी प्रकृति कैसी होती है, क्षारी होती है। कैसी होती है, क्षारी होती है। तो एक तरीके से हमने आज चैप्टर स्टार्ट किया रक्त, और हमने कहा रक्त का अध्ययन हेमाटोलॉजी के अंतर्गत करते हैं। रक्त एक तरल संयोजी ऊतक है। हमने कहा कि इसको इंग्लिश में बोलते हैं लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू। हमने कहा रक्त का पीएच वैल्यू 7.4 होता है। हमने कहा इसकी प्रकृति कैसी होती है, हल्की क्षारी होती है। कैसी होती है बेटा, हल्की क्षारी होती है। अब हमने बेटा कहा कि अगर कहीं पे आपसे अगर इस टाइप का क्वेश्चन और आ जाए बेटा, यहीं पे लिख कर आ जाए कि बताओ एक सामान्य व्यक्ति की बॉडी में कितना रक्त होता है, तो हमारा उत्तर होगा एक सामान्य व्यक्ति की बॉडी में 5 से 6 लीटर ब्लड होता है। कितना होता है, हमने कहा एक सामान्य व्यक्ति की बॉडी में, एक सामान्य व्यक्ति की बॉडी में, एक सामान्य व्यक्ति के, एक सामान्य व्यक्ति के शरीर में, एक सामान्य व्यक्ति के शरीर में 5 से 6 लीटर, कितना बेटा, 5 से 6 लीटर रक्त होता है। कितना होता है, 5 से 6 लीटर रक्त होता है। एक सामान्य व्यक्ति के शरीर में 5 से 6 लीटर रक्त होता है। कितना होता है, 5 से 6 लीटर रक्त होता है। तो ये एक तरीके का एक डाटा है, 5 से 6 लीटर रक्त होता है। एक सामान्य व्यक्ति के शरीर में 5 से 6 लीटर रक्त होता है। या इसी को हम लोग ऐसे भी कह सकते हैं बेटा, इसी को हम लोग ऐसे कैसे कह सकते हैं, हमने कहा इसको हम लोग ऐसे कह सकते हैं या कि शरीर के वजन का 7% या शरीर के वजन का 7%। कितना, शरीर के वजन का 7%, शरीर के वजन का कितना, 7%। कितना बेटा, 7%। शरीर के वजन का कितना, 7% होता है। कितना होता है, 7%। शरीर के वजन का 7% रक्त होता है एक सामान्य व्यक्ति की बॉडी में। शरीर के वजन का कितना, 7%, 7% रक्त होता है। ठीक है, तो ये बात हुई रक्त के आधार की। एक एक पॉइंट को हम लोग बहुत अच्छी तरीके से समझेंगे, एक एक पॉइंट को हम लोग बहुत अच्छे से बेटा समझेंगे। पहले एक बार मेरे साथ रिकॉल करो, हमने बेटा आज की क्लास को स्टार्ट किया ब्लड से। कहां से, ब्लड से। नया चैप्टर है, हमने कहा ब्लड बोले तो रक्त। हमने कहा रक्त का अध्ययन हेमाटोलॉजी के अंतर्गत, जहां जहां हेमाट वहां वहां रक्त। हमने कहा रक्त एक तरल संयोजी ऊतक है। क्या है, लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू है। हमने कहा रक्त का पीएच वैल्यू 7.4 होता है। हमने कहा इसकी प्रकृति कैसी होती है, तो हमारा उत्तर हो गया बेटा इसकी प्रकृति कैसी होती है। हमने कहा इसकी प्रकृति की बात करें तो कैसा होगा, हल्की क्षारी होगा। कैसा होगा, हल्का क्षारी होगा। क्यों, क्यों क्षारी होगा, हमने कहा 7 के ऊपर का पीएच वैल्यू है, तो 7 के ऊपर का पीएच वैल्यू क्या कहलाता है बेटा, क्षार होते हैं। क्या होते हैं, क्षार होते हैं। फिर हमने कहा एक सामान्य व्यक्ति के शरीर में 5 से 6 लीटर रक्त होता है। 5 से 6 लीटर रक्त होता है। अगर हम लोग ऐसे याद कर लेंगे, अगर ना ऐसे याद कर पाएंगे तो शरीर के वजन का 7% अप्रोक्सीमेट डाटा निकाला जा सकता है कि अगर यदि किसी व्यक्ति का वजन, यदि किसी व्यक्ति का वजन 70 केजी है, यदि किसी व्यक्ति का वजन कितना, यदि किसी व्यक्ति का वजन 70 केजी है, कितना, 70 केजी है। अब अगर 70 का 7% निकालोगे तो कितना निकल आएगा, 4.9। कितना, 4.9। 70 का 7% निकालोगे तो कितना निकलेगा, 4.9। भाई 7 सत्ते 49, ये इतना ही तो निकलेगा ना, 7 सत्ते 49, यानी कि कितना निकलेगा, 4.9। कितना निकलेगा बेटा,
4.99 और 4.9 का मतलब 5 लीटर है ना, 5 लीटर, थोड़ा बहुत कम, 5 लीटर के अप्रॉक्स में, यानी कि 70 kg वाले व्यक्ति के वजन का 7%, 70 का 7% निकाल दिया, कितना निकल आया, 70 का 7%। ये डाटा कहेगा 70 का 7% कितना, 4.9, यानी कि 5 लीटर के समथिंग ब्लड हो गया। तो ये अप्रॉक्स में ऐसे हम एक डाटा कलेक्ट कर सकते हैं। तो इस तरीके से हमने रक्त का पूरा आधार समझ लिया। हमने कहा रक्त का अध्ययन, हेमाटोलॉजी, रक्त एक तरल संयोजी ऊतक है, लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू कहते हैं। हमने कहा रक्त का पीएच वैल्यू 7.4 होता है। हमने कहा इसकी प्रकृति हल्की क्षारीय होती है। हमने कहा एक सामान्य व्यक्ति के शरीर में 5 से 6 लीटर रक्त होता है, या शरीर के वजन का 7%, यानी कि अगर कोई व्यक्ति, एग्जांपल्स में लिखा, हमने कहा यदि कोई व्यक्ति 70 kg का है, यदि कोई व्यक्ति 70 kg का है तो उसकी बॉडी में 4.9 यानी कि 5 लीटर के समथिंग ब्लड पाया जाएगा। चलो, ये हो गई बात रक्त के आधार की। चलो इसके बाद नोट लगाओ, और इसी के नीचे नोट लगा के 2-3 पॉइंट और इंक्लूड करेंगे बेटा, लिख लेंगे। देखो, वो डाटा हम लोग पढ़ रहे हैं कि सच मानना मेरी बात को, वो डाटा हम लोग पढ़ रहे हैं जो एग्जाम ओरिएंट है, जो मुझे लगता है कहीं ना कहीं आपको एग्जाम में पक्का देखने को मिल जाएगा। आप किसी भी एग्जाम में बैठोगे आपको यहां से क्वेश्चन मिल जाएंगे, और सेम हूबहू लाइन के क्वेश्चन मिल जाएंगे। देखो, पढ़ने को बहुत कुछ होता है बेटा। आप ब्लड पढ़ना चाहो तो ब्लड को आप 10 दिन में खत्म कर पाओगे, आप उसके अंदर तक जाओगे और अंदर की चीजें पढ़ोगे। बट हमें एग्जाम ओरिएंट चीजें पढ़नी है, और एक लेवल से अपर पढ़ना है। अगर मेरा लेवल एक क्राइटेरिया बेस पे ठहरा हुआ है तो हमें उससे और अधिक पढ़ना है। क्यों? हमें एक तरीके से अपनी तैयारी को वो धार देनी है कि मुझे लगता है कि अगर साइंस के ब्लड से क्वेश्चन बने तो हम कर ले जाएं। बस बात खत्म, बस बात खत्म। बाकी धीरे धीरे हम चीजों को और अच्छे से बेटा समझते हुए चलेंगे, और अच्छे से मेहनत करते हुए, और धीरे धीरे और अच्छे से चीजों को समझते हुए धीरे धीरे आगे हम लोग चलेंगे। अब नोट लगाएंगे, और नोट लगा के पहला पॉइंट लिखेंगे, रक्त का निर्माण कहाँ होता है। पहला पॉइंट लिखेंगे, रक्त का निर्माण। रक्त का रक्त का निर्माण, हमने कहा कि ह्यूमन बॉडी में रक्त का निर्माण कहाँ होता है। रक्त का निर्माण कहाँ होता है, तो हमारा उत्तर होगा, रक्त का निर्माण कहाँ होता है, लाल अस्थि मज्जा में। कहाँ होता है, लाल अस्थि मज्जा में। कहाँ होता है बेटा, रक्त का निर्माण कहाँ होता है, लाल अस्थि मज्जा में, जिसको इंग्लिश में कहते हैं बोन रेड बोन मैरो। क्या कहते हैं बेटा, रेड बोन मैरो। रेड बोन मैरो यानी कि लाल अस्थि मज्जा में। रक्त का निर्माण कहाँ होता है, लाल अस्थि मज्जा में होता है। रक्त का निर्माण कहाँ होता है, तो हमारा उत्तर हो गया बेटा, रक्त का निर्माण कहाँ होता है, हमने कहा लाल अस्थि मज्जा में। कहाँ होता है बेटा, लाल अस्थि मज्जा में। ठीक है, हमने कहा रेड बोन मैरो, इसको क्या कहते हैं बेटा, रेड बोन मैरो कहते हैं। हमने कहा रक्त का निर्माण कहाँ होता है, लाल अस्थि मज्जा में होता है। अगर यहीं पे यही बात अगर पूछ दिया जाए कि भ्रूण में रक्त का निर्माण कहाँ होता है, भ्रूण, भ्रूण बोले तो बच्चा। हमने कहा अगर भ्रूण बोले तो बच्चा, देखो याद करो, हमने बहुत अच्छे से बेटा बताया था अभी जब यकृत पढ़ाया हमने। हमने कहा कि भ्रूण में रक्त का निर्माण कहाँ होता है, भ्रूण में रक्त का निर्माण कहाँ होता है, भ्रूण बोले तो हमने कहा इसको हम लोग क्या कह सकते हैं, बच्चा। हमने कहा जब बच्चा होता है तो उसमें रक्त का निर्माण कहाँ होता है, तो हमारा उत्तर होगा, कहाँ होता है बेटा, भ्रूण में रक्त का निर्माण कहाँ होता है, तो हमारा उत्तर होगा क्या, यकृत में। कहाँ, यकृत में। और कल की ही क्लास में हमने यकृत को बहुत अच्छे से खत्म किया है, और मुझे भरोसा भी है कि आपको वो कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से समझ आया होगा। अब ये तो बात हो गई रक्त निर्माण की, कि रक्त का निर्माण लाल अस्थि मज्जा में होता है, बच्चों में रक्त का निर्माण कहाँ होता है, यकृत में होता है। यही हम लोग तीसरा पॉइंट लिख लेंगे। देखो, यही हम तीसरा पॉइंट लिख लेंगे। हमने कहा रक्त निर्माण की क्रिया को क्या कहते हैं। जो रक्त निर्माण होता है ना, रक्त निर्माण की क्रिया को क्या कहते हैं, रक्त निर्माण की क्रिया को क्या कहते हैं, रक्त निर्माण की क्रिया, रक्त निर्माण की क्रिया को क्या कहते हैं, तो हमारा उत्तर होगा बेटा, रक्त निर्माण की क्रिया को क्या कहते हैं, तो हमने कहा हमारा उत्तर होगा हीमोपाइसिस। क्या कहेंगे, हीमोपाइसिस। रक्त निर्माण की क्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, हीमोपाइसिस। क्या कहते हैं बेटा, हीमोपाइसिस कहते हैं। रक्त निर्माण की क्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, वो लोग क्या कहते हैं, हमने कहा हीमोपाइसिस। क्या कहते हैं, हीमोपाइसिस कहते हैं। रक्त निर्माण की क्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, हीमोपाइसिस कहते हैं बेटा। क्या कहते हैं, हीमो
पाइसिस कहते हैं। ठीक है, देखो बड़े ही इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं और साधारणतः तरीके से आपको किसी नोटबुक्स में ऐसा कंटेंट ना मिलने वाला है। मेरी बात का आप भरोसा मानना, आपको ये जिस तरीके का कंटेंट हम प्रोवाइड करा रहे हैं, सच में इसके पीछे बहुत मेहनत लगी हुई है और इस मेहनत को ऐसे बर्बाद मत जाने देना। ये मेरे बात आप लोग अपने जहन में उतार लो कि इस मेहनत को आप बर्बाद मत जाने देना। ये साइंस जितना आपको कहीं पेड चैनल पे ना मिलता होगा, इतना हम आपको आपके यूट्यूब चैनल एग्जाम टारगेट में बहुत अच्छे से करवा रहे हैं। तो इस कंटेंट की वैल्यू आप लोग बहुत अच्छे से समझना। देखो हमने पढ़ना आज स्टार्ट किया ब्लड, और हमने कहा हमने पढ़ना आज स्टार्ट किया बेटा ब्लड, और ब्लड में हमने क्या पढ़ लिया। देखो ब्लड में हमने सबसे पहले पढ़ना स्टार्ट किया, हमने कहा ब्लड का अध्ययन हिमेटोलॉजी। ब्लड एक तरल संयोजी ऊतक है, लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू है। हमने कहा रक्त का पीएच वैल्यू 7.4 होता है। कितना होता है? 7.4 होता है। हमने कहा इसकी प्रकृति कैसी होती है? हल्की क्षारी होती है। हमने कहा एक सामान्य व्यक्ति के शरीर में 5 से 6 लीटर ब्लड, कितना? 5 से 6 लीटर ब्लड पाया जाता है। हमने कहा शरीर के वजन का 7%, अगर शरीर का वजन 70 केजी है तो उसकी बॉडी में 4.9 यानी कि 5 लीटर के समथिंग ब्लड पाया जा रहा है। ठीक है, फिर इसके बाद हमने नोट डाला और नोट डाल के पॉइंट लिखा है। हमने रक्त का निर्माण कहाँ होता है? लाल अस्थि मज्जा में, जिसको हम लोग कहते हैं रेड बोन मैरो। अगर यही पॉइंट पूछे कि भ्रूण में रक्त का निर्माण कहाँ होता है, तो हम बताएंगे लीवर में। और हमने कहा रक्त निर्माण की क्रिया को क्या कहते हैं? हीमोपाइसिस। देखो ये चीजें हमने आपको ऑलरेडी पहले पढ़ाई होगी, जहां जहां हमने पढ़ाया है, जिस जिस जगह हमने पढ़ाया है, तो ये चीजें हमने ऑलरेडी आपको प्रोवाइड कराई है और बहुत अच्छे से इन चीजों को हमने समझाया भी है। लेकिन बेटा कुछ ऐसे पॉइंट है जो और मेहनत के बाद निकलते हैं, और वो ऐसे पॉइंट आपके समक्ष हम बहुत अच्छे से ला पा रहे हैं। उन पॉइंटों को हम लोग बहुत अच्छे तरीके से कवर करेंगे। ये 3 स्टार पॉइंट है, आप नोट लगा लेना। आपको बहुत मेहनत के बाद में ऐसे पॉइंट आपके सामने हम ला पाते हैं कि रक्त का निर्माण तो लाल अस्थि मज्जा में होता है, बच्चों में रक्त का निर्माण लीवर में होता है, लेकिन रक्त निर्माण की क्रिया को क्या कहते हैं? तो हम बताएंगे बेटा हीमोपाइसिस। क्या कहेंगे? हीमोपाइसिस। तो ये रही बात है नोट डाल के 3 पॉइंट की। ठीक है, अब चलो, अब हम लोग क्या करते हैं? रक्त को डिवाइड करते हैं। रक्त को बेटा हम लोग, रक्त बोले तो ब्लड, ब्लड को हम लोग 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। ब्लड को हम लोग कितने पार्ट्स में डिवाइड करते हैं? 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। देखो हमने कहा ब्लड को हम लोग कितने पार्ट्स में डिवाइड करते हैं? हमने कहा 2 पार्ट्स में, पहला पार्ट्स और दूसरा पार्ट्स। हमने कहा ब्लड को हम लोग कितने पार्ट्स में डिवाइड करते हैं? 2 पार्ट्स में। हमने कहा पहले पार्ट को हम लोग कहते हैं प्लाज्मा। क्या कहते हैं बेटा? प्लाज्मा। और हमने कहा दूसरा जो पॉइंट है, इसको हम लोग कहते हैं रक्त कणिकाएं। क्या कहते हैं? रक्त कणिकाएं, रक्त कणिकाएं। ठीक है, रक्त कणिकाएं। ठीक है, ब्लड सेल्स है ना, ब्लड सेल्स, रक्त कणिकाएं, या इसको हम लोग कह सकते हैं ब्लड कार्पल्स। क्या कह सकते हैं? इसको हम लोग इंग्लिश में कह सकते हैं ब्लड कार्पल्स। ठीक है, ब्लड कार्पल्स। ठीक, हमने कहा इसको क्या बोलते हैं? प्लाज्मा। क्या कहते हैं? प्लाज्मा। चलो आओ एक एक करके धीरे धीरे हम पॉइंटों को समझते हुए चलते हैं। हमने कहा ये प्लाज्मा क्या होता है। देखो रक्त को हमने कितने पार्ट्स में डिवाइड किया? ब्लड को हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया, एक प्लाज्मा और एक रक्त कणिका। एक प्लाज्मा और एक रक्त कणिकाएं। हमने कहा प्लाज्मा, हमने कहा प्लाज्मा क्या है। आओ अब हम लोग प्लाज्मा को समझते हैं। हमने कहा प्लाज्मा क्या है, हमने कहा प्लाज्मा क्या है। तो एक एक करके धीरे धीरे सारे पॉइंट हम लोग कवर करते हुए चलेंगे। हमने कहा प्लाज्मा किसे कहते हैं? हमने कहा रक्त के तरल भाग को प्लाज्मा कहते हैं। क्या कहते हैं? रक्त के तरल भाग को प्लाज्मा, रक्त के तरल भाग को प्लाज्मा कहते हैं। हमने कहा प्लाज्मा में 92% क्या होता है? जल होता है। आप ये पॉइंट ऐसे बहुत अच्छे से लिखना। हमने कहा प्लाज्मा में 92% जल होता है। क्या होता है? जल होता है। प्लाज्मा में 92% क्या होता है बेटा? जल होता है। अगर आपसे कोई पूछे कि बताओ प्लाज्मा के अंदर कितना जल होता है, तो हम बताएंगे बेटा कि प्लाज्मा में 92% क्या होता है? जल होता है। हमने कहा प्लाज्मा के अंदर एक फाइब्रोनोजन नाम की प्रोटीन पाई जाती है। हमने कहा प्लाज्मा में इसमें फाइब्रोनोजन नाम की क्या प्रोटीन पाई जाती है। अगर इस प्रोटीन को प्लाज्मा से बाहर निकाल दें तो बचे हुए भाग को हम क्या कहते हैं? सीरम कहते हैं। क्या कहते हैं? सीरम कहते हैं। हमने कहा इसमें फाइब्रोनोजन कौन सी बेटा?
फाइब्रोनोजन नामक प्रोटीन पाई फाइब्रोनोजन नामक प्रोटीन पाई जाती है। हमने कहा कि इसमें फाइब्रोनोजन नामक प्रोटीन पाई जाती है। अगर इस फाइब्रोनोजन प्रोटीन को बाहर निकाल दें, अगर इस फाइब्रोनोजन अगर इस फाइब्रोनोजन प्रोटीन को बाहर अगर इस फाइब्रोनोजन नामक प्रोटीन को बाहर निकाल दें तो बचे हुए भाग को क्या कहते हैं बेटा? बचे हुए भाग को सीरम कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? सीरम कहते हैं। क्या कहते हैं? सीरम कहते हैं। तो देखो, प्लाज्मा से जुड़ी हमने बहुत सारे पॉइंट कवर कर लिए। हमने कहा ये होता कैसा है? हल्का पीला होता है। आपको जब कभी कट लगता है तो हम लोग देखते हैं कि स्किन के बाद जो एक पीला पीला सा हल्का सा वो कलर दिखता है, वो क्या है? प्लाज्मा होता है हमारी बॉडी का। हमने कहा कि इसका रंग कैसा होता है? ये हल्का पीला होता है। कैसा होता है बेटा? इसका रंग कैसा होता है? तो हमने कहा ये रंगहीन बोल सकते हैं इसको, या इसको कह देंगे हल्का पीला होता है। कैसा होता है बेटा? हल्का पीला होता है। हल्का पीला होता है। पीला होता है। या एक तरीके से इसको ऐसे भी कह सकते हैं बेटा, क्या कह सकते हैं कि एक तरीके को रंगहीन भी बोल सकते हैं। रंगहीन भी इसको बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? प्लाज्मा कैसा होता है? रंगहीन होता है। तो देखो, प्लाज्मा को हमने कवर किया और इसको एक ही स्लाइड पे हम लोग लाते हैं और इसके बाद में फिर हम लोग और आगे बढ़ जाएंगे। पहले एक बार इसको बहुत अच्छे से समझो, फिर उसके बाद में हम लोग रक्त कणिकाओं पे बातें करते हैं। देखो, हमने कहा कि रक्त को हमने दो पार्ट्स में डिवाइड किया, प्लाज्मा एंड रक्त कणिकाओं। हमने कहा प्लाज्मा किसे कहते हैं? तो हमने कहा रक्त के तरल भाग को प्लाज्मा कहते हैं। रक्त के तरल भाग को क्या कहते हैं? प्लाज्मा कहते हैं। जो लिक्विड फॉर्म में मुझे रक्त के अंदर मिलता है उसको क्या कहते हैं? प्लाज्मा। हमने कहा प्लाज्मा के अंदर 92% कितना बेटा? 92% जल होता है। प्लाज्मा के अंदर कितना जल होता है? तो हमने कहा प्लाज्मा के अंदर 92% जल होता है। कितना बेटा? 92% जल होता है। हमने कहा इसमें एक फाइब्रोनोजन नामक प्रोटीन पाई जाती है। रक्त के अंदर कौन सी प्रोटीन? फाइब्रोनोजन नामक प्रोटीन पाई जाती है। हमने कहा इस फाइब्रोनोजन प्रोटीन को हम लोग बाहर निकाल दें तो बचे हुए भाग को क्या कहते हैं? सीरम कहते हैं। बहुत बार हम लोगों ने ये नाम सुना होगा, क्या होता है सीरम? तो आज हमें पता चल गया सीरम क्या होता है, कि प्लाज्मा के अंदर फाइब्रोनोजन नामक जो प्रोटीन पाई जाती है, अगर इसको बाहर निकाल दे तो इसका बचा हुआ भाग क्या कहलाता है बेटा? सीरम कहलाता है। क्या कहलाता है? सीरम कहलाता है। फिर हमने कहा कि इसका रंग कैसा? रंगहीन बोले या हल्का पीला बोल सकते हैं। हमने कहा प्लाज्मा के अंदर 92% जल होता है। रक्त के तरल भाग को प्लाज्मा कहते हैं। तो एक तरीके से हमने प्लाज्मा को कवर कर लिया। और रक्त कणिकाएं कौन होती है बेटा? रक्त कणिकाएं तो देखो, हमने सबने सुना है, एक होती है आरबीसी, एक होती है डब्ल्यूबीसी, और हमने कहा एक होते हैं प्लेटलेट्स। कौन? प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स, ठीक है। तो ये है हमारी रक्त कणिकाएं, डब्ल्यूबीसी, आरबीसी, प्लेटलेट्स। ये हम क्या है बेटा? ये है हमारी रक्त कणिकाएं, डब्ल्यूबीसी, आरबीसी और रक्त कणिकाएं। हमने कहा आरबीसी को क्या बोलते हैं? हमने कहा इसको कहते हैं रेड ब्लड कार्पल्स। क्या कहते हैं? रेड ब्लड कार्पल्स। क्या कहते हैं? रेड ब्लड कार्पल्स। हमने कहा डब्ल्यूबीसी को बोलते हैं रेड ब्लड कार्पल्स। हमने कहा कि आरबीसी को बोलते हैं रेड ब्लड कार्पल्स। हमने कहा डब्ल्यूबीसी को क्या बोलते हैं? व्हाइट ब्लड कार्पल्स। क्या बोलते हैं? व्हाइट ब्लड कार्पल्स। अब हमने कहा प्लेटलेट्स को क्या बोलते हैं? तो हमने कहा इसको हम लोग कहते हैं, इसको प्लेटलेट्स तो प्लेटलेट्स है, हमने कहा इसको हम लोग हिंदी में कहते हैं विम्बाणु। क्या कहते हैं बेटा? विम्बाणु, ठीक है। विम्बाणु, ठीक है। विम्बाणु, ठीक। तो ये है रक्त कणिकाओं के भाग। देखो, प्लाज्मा पढ़ लिया। देखो एक बार पीछे आओ, हमने प्लाज्मा पढ़ लिया, हमने रक्त
का पूरा साचा पढ़ लिया। हमने रक्त के आधार को बहुत अच्छे से कवर कर लिया। इसके बाद बेटा हमने क्या किया, देखो रक्त को कवर किया। रक्त का अध्ययन हेमेटोलॉजी, रक्त एक तरल संयोजी ऊतक है, लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू है। रक्त का पीएच वैल्यू 7.4 होता है। इसकी प्रकृति हल्की क्षारीय होती है। एक सामान्य व्यक्ति के शरीर में 5 से 6 लीटर रक्त होता है, यानी कि शरीर के वजन का 7%, 70 केजी का कोई व्यक्ति है तो उसकी बॉडी में 4.9 लीटर ब्लड होगा। रक्त का निर्माण कहाँ होता है, लाल अस्थि मज्जा में होता है। कहाँ होता है बेटा, लाल अस्थि मज्जा में होता है। हमने कहा भ्रूण में रक्त का निर्माण कहाँ होता है, तो हमारा उत्तर होगा यकृत में होता है। हमने कहा रक्त निर्माण की क्रिया को क्या कहते हैं, तो हमारा उत्तर होगा हीमोपाइसिस। हमने रक्त को बेटा दो पार्ट्स में डिवाइड किया, प्लाज्मा एंड रक्तिक कणिकाओं। हमने कहा रक्त के तरल भाग को, जो लिक्विड भाग है, जो लिक्विड फॉर्म में होता है, उसको प्लाज्मा कहते हैं। हमने कहा प्लाज्मा के अंदर 92% जल होता है। इसमें एक फाइब्रोनोजन नामक प्रोटीन पाई जाती है। अगर इस प्रोटीन को बाहर निकाल दे तो बचे हुए भाग को क्या कहते हैं, सीरम कहते हैं। क्या कहते हैं, सीरम कहते हैं। हमने कहा कैसा होता है, हल्का पीला या रंगहीन। हमने कहा आरबीसी, हमने कहा ये रक्त कणिकाएं, हमने कहा डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स। हमने कहा इसको कहते हैं लाल ब्लड, रेड ब्लड सेल्स, इसको व्हाइट ब्लड सेल्स और इसको बिम्बाणु बोलते हैं। हमने कहा इसी को रेड ब्लड सेल्स बोले, रेड ब्लड कार्पल्स बोले, बात एक ही है। हमने कहा हिंदी में भी इसको लिख सकते हैं लाल रुधिर कणिकाएं। क्या कह सकते हैं बेटा, इसको कह सकते हैं लाल रुधिर कणिकाएं, लाल रुधिर कणिकाएं। इसको हम लोग कह सकते हैं, इसको हम लोग कह सकते हैं सफेद यानी कि श्वेत रुधिर कणिकाएं। इसको क्या कह सकते हैं, इसको हम लोग कह सकते हैं श्वेत रुधिर कणिकाएं। क्या कह सकते हैं बेटा, श्वेत रुधिर कणिकाएं। और प्लेटलेट्स के लिए हमने ऑलरेडी पहले ही बताया, हमने कहा इसको क्या बोलते हैं, बिम्बाणु। क्या बोलते हैं, बिम्बाणु। ठीक, तो ये रहे इनके पार्ट्स, और पार्ट्स के अंदर की बातें हमने एक एक तरीके से बहुत अच्छे से समझ लिया। चलो आप क्या करते हैं बेटा, अब हम लोग क्या करते हैं, हमने कहा कि जो रक्त का जो रंग लाल है ना, रक्त का जो रंग है ना लाल, हमने कहा प्लाज्मा के अंदर एक फाइब्रोनोजन प्रोटीन पाई जाती है, जिसको निकाल देते तो उसको क्या कहते हैं, सीरम कहते हैं। क्या कहते हैं, सीरम कहते हैं। हमने कहा फाइब्रोनोजन रहित प्लाज्मा को क्या कहते हैं, अगर वही उल्टा के कहते हैं, पलट के कहते हैं कि फाइब्रोनोजन रहित प्लाज्मा को क्या कहते हैं, सीरम कहते हैं। भाई इसी को हम ऐसे भी तो कह सकते हैं कि फाइब्रोनोजन रहित प्लाज्मा को क्या कहते हैं, फाइब्रोनोजन रहित प्लाज्मा को क्या कहते हैं, यानी कि फाइब्रोनोजन नहीं है तो प्लाज्मा को क्या कहते हैं बेटा, सीरम कहते हैं। देखो उसी को पलट के एग्जामिनर पूछ सकता है, तो क्या कर सकता है क्या नहीं कर सकता है, हम एक एक पॉइंट को बहुत अच्छे से बेटा समझते हुए चल रहे हैं। और यही एक पढ़ाई का तरीका होता है। मेरा मानना है कि पढ़ाई का सबसे बेस्ट तरीका यही होता है। अगर वो आपसे ऐसे पूछे कि फाइब्रोनोजन प्रोटीन को प्लाज्मा से बाहर निकाल दिया जाए तो बचे हुए भाग को क्या कहते हैं, सीरम कहते हैं। अगर वो पूछ दे कि फाइब्रोनोजन रहित प्लाज्मा को क्या कहते हैं, तो भी तो हम बताएंगे बेटा क्या कहते हैं, सीरम कहते हैं। अब हमने कहा कि जो ब्लड है ना, जो ब्लड है ना बेटा, हमने कहा रक्त का लाल रंग, रक्त का लाल रंग का कारण क्या होता है, रक्त के लाल रंग का कारण क्या होता है, रक्त के लाल रंग, रक्त के लाल रंग का कारण क्या होता है, रक्त के लाल रंग का कारण क्या होता है, तो हमारा उत्तर होगा बेटा रक्त के लाल रंग का कारण एचबी होता है। एचबी बोले तो हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन के ही वजह से रक्त का रंग कैसा होता है बेटा, लाल होता है, हीमोग्लोबिन की वजह से। तो रक्त का लाल रंग का कारण क्या है, तो हमारा ये भी पॉइंट यहीं पे इंक्लूड हो गया। हमने कहा किसकी वजह से, हीमोग्लोबिन की वजह से। किसकी वजह से बेटा, हीमोग्लोबिन की वजह से। ठीक है, तो एक एक करके आप लोग समझते जाना भाई, स्लाइड में कुछ कट तो नहीं रहा है, आप लोग देखते जाना, बताते जाना। ठीक है, तो हमने कहा कि रक्त के लाल रंग का कारण हीमोग्लोबिन है। हमने कहा फाइब्रोनोजन रहित प्लाज्मा को सीरम कहते हैं। तो एक तरीके से हमने ये भी यहीं पे कर लिया। चलो अब हम लोग एक एक करके चीजों को आगे समझते हुए चलते हैं। सबसे पहले हेडिंग लगाएंगे आरबीसी। क्या लगाएंगे, आरबीसी। आरबीसी रक्त कणिकाओं के तीनों पार्ट हम लोग कवर करेंगे। सबसे पहली हेडिंग है हमारी आरबीसी। हमने कहा आरबीसी को क्या कहते हैं, हमने अभी जस्ट बताया क्या कहते हैं, रेड ब्लड सेल्स।
रेड ब्लड सेल्स बोले, रेड ब्लड सेल्स या रेड ब्लड कार्पल्स, ठीक है, कुछ भी लिख सकते हो, रेड ब्लड सेल्स या रेड ब्लड कार्पल्स, ठीक है। चलो ठीक है, हमने कहा इसको क्या कहते हैं इंग्लिश में, लाल रुधिर कणिकाएं। क्या कहते हैं बेटा, लाल रुधिर कणिकाएं, लाल रुधिर कणिकाएं। देखो ये तो पॉइंट हमें ऑलरेडी जब हम बचपन से लेके अभी तक पढ़ते आ रहे हैं, हमें सबको पता होगा कि आरबीसी का आरबीसी का फुल फॉर्म क्या होता है, रेड ब्लड सेल्स, रेड ब्लड कार्पल्स या लाल रुधिर कणिकाएं। ये तो सब बच्चे बच्चे को पता होगा। अगर उसने आपसे ये पूछ दिया कि भाई साहब बताओ इसका दूसरा नाम क्या होता है, इसका दूसरा नाम क्या होता है, देखो जो सबको पता है बेटा वो तो आपको ऑलरेडी ही पता होना चाहिए, जो सबको पता है वो तो ऑलरेडी पता होना चाहिए, जो औरों को नहीं पता है वो भी हमें पता होना चाहिए, तभी तो हम औरों से हटके हुए। अगर सबके जैसे बनना है तो भाई बताओ, सबके जैसे बनना है तो बताओ, सबके जैसे बिल्कुल नहीं बनना है, औरों से हट के बनना है। भाई आप सीधा सा एक कॉन्सेप्ट लगाओ, सीधा सा एक कॉन्सेप्ट लगाओ, रेलवे ग्रुप डी में फॉर्मों की संख्या कितनी होगी, बोलो बेटा, फॉर्मों की संख्या कितनी होगी, लगभग 1.5 करोड़ से ज्यादा, लगभग 1.5 करोड़ से ज्यादा, इससे ज्यादा ही फॉर्म डले होंगे। अब हमने कहा वैकेंसी कितनी की है बेटा, 32,000 प्लस, 32,000 प्लस। अब इस 1.5 करोड़ फॉर्म में बेटा 32,000 ही तो लेने हैं, जितनी वैकेंसी उतने ही तो लेने हैं, फॉर्म डले हैं 1.5 करोड़, लेने 32,000 है, तो जाहिर सी बात है इन 1.5 करोड़ में जिनकी आईक्यू लेवल या जिनको जो जो आता होगा उनसे कई गुना ज्यादा इनको आता होगा। ये 32,000 जो सिलेक्शन लेंगे बेटा, ये सच में जो 1.5 करोड़ भरने वाले फॉर्म के अभ्यर्थी होंगे उनसे ज्यादा जानकारी रखते होंगे। जाहिर सी बात है, जाहिर सी बात है, बिल्कुल फैक्ट है। तो हमें देखो जो सबको पता है कि आरबीसी का दूसरा नाम, आरबीसी का नाम रेड ब्लड सेल्स या रेड ब्लड कार्पल्स या लाल रुधिर कणिकाएं, जो सबको पता है वो तो हमें पता ही होना चाहिए। उसके साथ साथ बेटा, उसके साथ साथ क्या, उसके साथ साथ हमें यह भी पता होना चाहिए कि आरबीसी का दूसरा नाम क्या होता है, इरिथ्रोसाइट्स। क्या होता है बेटा, इरिथ्रोसाइट्स। क्या होता है, इरिथ्रोसाइट्स, ठीक है। तो देखो जो रेयर चीजें हैं वो आपको बताने के लिए हम खड़े हैं, जो रेयर चीजें हैं बेटा वो हम बताने के लिए आपके आगे, आपके सामने हम खड़े हुए हैं। कौन, एरिथ्रोसाइट्स, ठीक है। तो ऐसे पॉइंट को पढ़ने के लिए, और जो मुझे लगता है कि एग्जामिनर ऐसे ही पॉइंट डालेगा, ऐसे ही पॉइंट डालता है, तो आरबीसी का दूसरा नाम क्या होता है, एरिथ्रोसाइट्स होता है। अब बात करें कि आरबीसी का जीवन काल कितना होता है, आरबीसी का जीवन काल कितना होता है, आरबीसी का जीवन काल कितना होता है, तो बेटा 120 दिन होता है। कितना होता है, 120 दिन, ठीक है। आरबीसी का जीवन काल कितना होता है, आरबीसी का जीवन काल 120 दिन होता है, ठीक है। चलो ये भी हमें पता चल गया कि आरबीसी का जीवन काल 120 दिन होता है, आरबीसी का दूसरा नाम एरिथ्रोसाइट्स होता है। अब हमने कहा कि आरबीसी का कब्रिस्तान किसको कहते हैं, देखो एक एक तरीके से हम लोग पढ़ते हुए चलेंगे। हमने कहा आरबीसी का कब्रिस्तान किसे कहते हैं, आरबीसी का कब्रिस्तान किसे कहते हैं, आरबीसी का कब्रिस्तान। क्या बेटा, आरबीसी का कब्रिस्तान किसे कहते हैं, आरबीसी का कब्रिस्तान किसे कहते हैं, आरबीसी का कब्रिस्तान किसे कहते हैं, तो हमारा उत्तर होगा बेटा आरबीसी का कब्रिस्तान प्लीहा को कहते हैं। किसको कहते हैं बेटा, आरबीसी का कब्रिस्तान किसको कहते हैं, प्लीहा को कहते हैं। किसको कहते हैं बेटा, प्लीहा को कहते हैं। प्लीहा को इंग्लिश में क्या कहते हैं बेटा, स्प्लीन कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, प्लीहा को भी इंग्लिश में क्या कहते हैं, स्प्लीन कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, स्प्लीन कहते हैं। प्लीहा को भी इंग्लिश में क्या कहते हैं, स्प्लीन कहते हैं। तो आरबीसी का कब्रिस्तान प्लीहा। अगर यहीं पे आपसे ऐसे पूछ दे कि ब्लड बैंक ऑफ बॉडी किसको बोलते हैं, ब्लड बैंक ऑफ बॉडी, ब्लड बैंक ऑफ बॉडी किसको बोलते हैं, तो भी हमारा उत्तर होगा बेटा ब्लड बैंक ऑफ बॉडी किसको बोलते हैं, प्लीहा को बोलते हैं। किसको बोलते हैं, प्लीहा को बोलते हैं। ब्लड बैंक ऑफ बॉडी प्लीहा को बोलते हैं। आरबीसी का कब्रिस्तान किसको कहते हैं, प्लीहा को कहते हैं। किसको कहते हैं, प्लीहा को कहते हैं। तो एक तरीके से हमने आरबीसी पढ़ना स्टार्ट किया, और आरबीसी में बेटा हमने क्या क्या पढ़ लिया, और हमने कहा आरबीसी को रेड ब्लड कार्पल्स या लाल रुधिर कणिकाएं, हमने कहा इसका दूसरा नाम इरिथ्रोसाइट्स, हमने कहा जीवन काल 120 दिन, हमने कहा आरबीसी का कब्रिस्तान किसको कहते हैं, तो हमारा उत्तर हो गया बेटा आरबीसी का कब्रिस्तान प्लीहा को बोलते हैं। ब्लड बैंक ऑफ बॉडी किसको बोलते हैं, तो भी हमारा उत्तर होगा प्लीहा को, ठीक है। अब बात करें संख्या की,
बात करें संख्या की, बात करें संख्या की कि आरबीसी की संख्या मेल में कितनी होती है और फीमेल में कितनी होती है। देखो संख्या भी बहुत जरूरी है। आरबीसी का जो संख्या है ना बेटा, वो मेल और फीमेल में अलग अलग डाटे पे कलेक्ट है। हमने कहा मेल में होती है 55 लाख प्रति घन एमएम। कितनी होती है मेल की बॉडी में? आरबीसी की संख्या कितनी होती है? 55 लाख प्रति घन एमएम, प्रति घन एमएम। हमने कहा फीमेल की बॉडी में कितनी होती है? 45 लाख प्रति घन एमएम। ये है बेटा क्या, ये आरबीसी की संख्या है कि मेल में 55 लाख और फीमेल में 45 लाख। देखो एक एक करके बेटा बहुत अच्छे से लिखना, ये सारे पॉइंट आपको नंबर दिला के जाएंगे। मेरी बातों पे आप भरोसा मानना, अगर यकीन मानते हो मेरी बातों को तो ये सारे के सारे पॉइंट आप लोग बहुत अच्छे से लिखना कि आरबीसी का कब्रिस्तान प्लीहा, ब्लड बैंक ऑफ बॉडी प्लीहा। संख्या की बात करें तो हमने कहा मेल में कितनी? 55 लाख प्रति घन एमएम, फीमेल में कितनी? 45 लाख प्रति घन एमएम। अब हमने कहा कि आरबीसी में अब ये तो रही बात आरबीसी का एक आधार जो हमने बहुत अच्छे से पढ़ लिया कि आरबीसी में केंद्रक, आरबीसी रेड ब्लड सेल्स, लाल रुधिर कणिकाएं। आरबीसी का दूसरा नाम एरिथ्रोसाइट्स, जीवन काल 120 दिन। आरबीसी का कब्रिस्तान प्लीहा, ब्लड बैंक ऑफ बॉडी प्लीहा। हमने कहा संख्या मेल में 55 लाख घन प्रति एमएम और फीमेल में 45 लाख प्रति घन एमएम। अब बेटा क्या करेंगे, इसी में हम लोग नोट लगाएंगे और नोट लगा के बहुत अच्छे से 2-3 पॉइंट इंक्लूड करेंगे, जहां से मुझे उम्मीद है कि आपको किसी न किसी एग्जाम में बेटा ऐसे पॉइंट देखने को मिल जाएंगे। अब पहला नोट का पहला पॉइंट लिखेंगे, आरबीसी में केंद्रक नहीं पाया जाता है। आरबीसी में केंद्रक नहीं पाया जाता है। पहला पॉइंट हमारा हो गया कि आरबीसी में केंद्रक नहीं पाया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट यहीं पे स्टार बना के लिख लेंगे कि आरबीसी में केंद्रक नहीं पाया जाता है, लेकिन दो ऐसे अपवाद हैं जिनके बॉडी के अंदर आरबीसी में केंद्रक पाया जाता है। कौन? ऊंट और लामा, ऊंट और लामा, ऊंट और लामा। ये दो ऐसे जीव जंतु हैं जिनकी बॉडी में केंद्रक पाया जाता है। तो एक तरीके से इसको हम लोग क्या कह सकते हैं, इसको हम लोग अपवाद के रूप में लिख सकते हैं। एक अपवाद है बेटा, क्या अपवाद है कि आरबीसी में ऊंट और लामा दोनों में केंद्रक पाया जाता है। ऊंट और लामा में केंद्रक, ऊंट और लामा में केंद्रक पाया, यानी कि इनका जो आरबीसी, ऊंट और लामा का जो आरबीसी होगा उसमें क्या होगा बेटा, उसमें क्या होगा, ऊंट और लामा का जो आरबीसी होगा बेटा उसमें क्या होगा, उसमें केंद्रक पाया जाएगा। क्या होगा? उसमें केंद्रक पाया जाएगा। तो दो अपवाद याद रखेंगे। देखो ऊंट को तो सबको ही जानता होगा, ये लामा क्या होता है इसको भी आप गूगल पे देख लेना। ये लामा बेटा एडीज पर्वत श्रेणी पे पाया जाने वाला एक जीव जंतु होता है, बिल्कुल जिराफ की नुमा दिखा है। कहाँ? एडीज पर्वत श्रेणी, एडीज पर्वतमाला में, एडीज पर्वतमाला की जो श्रेणियां हैं, एडीज पर्वतमाला में इस जीव जंतु को बहुत अधिक मात्रा में देखा जाता है। ठीक है, जो एडीज पर्वतमाला, अब ये बात करें कि एडीज पर्वतमाला है कहाँ, तो साउथ अफ्रीका में। कहाँ है बेटा? साउथ अफ्रीका में। ठीक है, तो ये हमारा काहे का टॉपिक है, ये तो बेटा हमारे ज्योग्राफी का टॉपिक होगा, बट हमें ये जानकारी के मुताबिक जो चीजें हमें लगता है कि मैं बता दो सकता हूं, तो वो चीजें हम आपको एक एक करके बहुत अच्छे से कवर कराते हुए चल रहे हैं। हमने कहा नोट का पहला पॉइंट, हमने कहा आरबीसी में केंद्रक नहीं पाया जाता है, लेकिन अपवाद के रूप में ऊंट और लामा में केंद्रक पाया जाता है। इनके आरबीसी में केंद्रक क्या है, इनके आरबीसी में केंद्रक पाया जाता है। हमने कहा एडीज पर्वतमाला, कौन? एडीज पर्वतमाला। हमने कहा ये जो एडीज पर्वतमाला है ये कहां है, तो ये है बेटा कहां? साउथ अफ्रीका में। कहां है बेटा? साउथ अफ्रीका में। तो इस तरीके से हमने ये नोट के 2-3 पॉइंट राइट डाउन कर लिए, जो मुझे भरोसा है कि आपको ये चीजें बहुत अच्छे से समझ आ रही होंगी। तो देखो हमने आरबीसी कवर कर लिया और आरबीसी के साथ साथ हमें जो अपवाद भी पता चला हमने उसको भी बहुत अच्छे से कवर कर लिया। चलो बेटा अब नेक्स्ट टॉपिक पे हम लोग पहुंचते हैं। लगाओ हेडिंग डब्ल्यूबीसी। क्या? डब्ल्यूबीसी। चलो आओ इसको एक एक करके, इसके भी सारे पॉइंट हम लोग बहुत अच्छे से कवर करते हैं। डब्ल्यूबीसी, हमने कहा डब्ल्यूबीसी को क्या बोलते हैं? श्वेत रुधिर कणिकाएं। इसको हम लोग इंग्लिश में कहते हैं व्हाइट, क्या कहते हैं बेटा? व्हाइट ब्लड कार्पल्स। क्या कहते हैं? व्हाइट ब्लड
कार्पल्स या हम लोग कहते हैं श्वेत रुधिर कणिकाएं। क्या कहते हैं बेटा? श्वेत रुधिर कणिकाएं। क्या बोलते हैं इसको? श्वेत रुधिर कणिकाएं। व्हाइट ब्लड सेल्स या हमने कहा श्वेत रुधिर कणिकाएं। क्या बोलते हैं? श्वेत रुधिर कणिकाएं। तो एक तरीके से हमने कहा श्वेत WBC व्हाइट ब्लड कार्पल्स या श्वेत रुधिर कणिकाएं। क्या कहते हैं? श्वेत रुधिर कणिकाएं। अब हमने कहा कि अगर यहीं पे जैसे हमने RBC का बताया, ऐसे ही अगर पूछे कि WBC का भाई साहब दूसरा नाम क्या होता है, तो हमको वो भी जानकारी देखो। जो औरों को पता है वो तो हमें पता ही होना चाहिए, जो औरों को नहीं पता है उसको भी हमें पता करना होगा, उसको भी हमें पता करना होगा। अब हमने कहा कि WBC का दूसरा नाम क्या होता है? WBC का दूसरा नाम क्या होता है? तो बेटा हमारा उत्तर होगा जो WBC होगा इसका दूसरा नाम क्या होगा? तो हमने कहा इसका दूसरा नाम होगा ल्यूकोसाइट्स। क्या होगा बेटा? ल्यूकोसाइट्स। क्या होगा? ल्यूकोसाइट्स। और जिस जिस बच्चे ने हमारे कंटेंट को सीरियसली लिया है, जिस जिस बच्चे ने मेरे कंटेंट को सीरियसली लिया है, सच में उसको बहुत अच्छे से बेटा समझ आ रहा होगा कि भैया ने पहली क्लास, देखो पहली क्लास कितनी बड़ी बैकबोन है, उसको हमने कहा और हमने कहा भी था कि जहां मेरी पहली क्लास का जुड़ा हुआ कुछ भी वर्ड मिलेगा हम उसको जरूर इंडिकेट करेंगे। और देख लो आप बहुत अच्छे से बेटा देख पा रहे होगे, ये लिखा है, इतने को आप कवर करो ल्यूक, और याद करो जहां जहां ल्यूक हो वहां वहां सफेद, और ये लिखा है बेटा व्हाइट, ये लिखा है व्हाइट, ये लिखा है श्वेत, लिखा है ना। तो हमें पता चल गया कि जहां जहां ल्यूक हो वहां वहां सफेद। तो हमें याद भी नहीं करना पड़ा और हमारे पॉइंट बेटा वहीं से निकल आया। कहां से? टर्मिनोलॉजी से। जहां जहां ल्यूक हो वहां वहां सफेद, जहां जहां ल्यूक हो वहां वहां सफेद। तो WBC का दूसरा नाम ल्यूकोसाइट्स। क्या है बेटा? ल्यूकोसाइट्स। WBC का दूसरा नाम क्या हो गया बेटा? ल्यूकोसाइट्स। अब हमने कहा WBC को क्या कहते हैं? हमने कहा इसको कहते हैं शरीर का सैनिक। क्या कहते हैं? शरीर का सैनिक। WBC को हम लोग क्या कहते हैं? शरीर का सैनिक बोले, शरीर का पुलिसमैन बोले, शरीर का पुलिसमैन बोले, शरीर का आर्मी मैन बोले, है ना, शरीर का गार्ड बोले। क्या बोले? गार्ड बोले, शरीर का गार्ड बोले। ठीक है, तो ये सब कुछ देखो, पुलिसमैन, आर्मी मैन, गार्ड, ये सब क्या करते हैं? सब शरीर के सैनिक हैं। क्या है? शरीर का सैनिक, यानी कि पुलिसमैन, गार्ड, आर्मी, कुछ भी बोले हमें पता है ये क्या है, ये शरीर के सैनिक हैं। ठीक है, ये सैनिक होते हैं, पुलिसमैन सैनिक होता है, आर्मी मैन सैनिक होता है, गार्ड भी सैनिक होता है। तो शरीर का सैनिक क्या है बेटा? शरीर का सैनिक। और सैनिक क्या करते हैं? रक्षा करने का काम करते हैं। तो ये WBC को भी हम और आगे पढ़ेंगे, और इनका काम बेटा सच में क्या होता है? हमारी बॉडी को प्रतिरक्षा यानी कि एक तरीके से रक्षा करने का काम करती है। ठीक है, चलो हमने कहा इसकी संख्या कितनी होती है? इसकी संख्या कितनी होती है? तो हमने कहा लगभग 10,000। बेटा कितनी? लगभग 10,000, लगभग 10,000, लगभग 10,000 इसकी संख्या होती है। ठीक है, लगभग 10,000। हमने कहा कि जो WBC होता है ना, उसकी संख्या बॉडी के अंदर कितनी होती है? लगभग 10,000। कितनी? लगभग 10,000। ठीक है, चलो हमने कहा कि WBC का जीवन काल कितना होता है? अगर यहीं पे पूछे कि भैया बताओ WBC का जीवन काल कितना होता है, तो हम लोग अक्सर बुक्स में पढ़ते हैं कि जो WBC है ना उसका जीवन काल कितना होता है। तो हम लोग अक्सर पढ़ा करते हैं कि बेटा जो WBC का जीवन काल होता है वो बेटा कितना? 2 से 4 दिन। यही तो पढ़ते हैं ना, कितना? 2 से 4 दिन। कितना बेटा? एक बार राइट डाउन करना मेरे साथ, 2 से 4 दिन। कितना? 2 से 4 दिन। ये डाटा आपको नॉर्मल बुक्स में बहुत अच्छे से देखने को मिल जाएगा। लेकिन इनकेस अगर ऐसा हो गया कभी कभी आपसे ये ना आपको कहीं पे मिल गया 15 दिन, 15 दिन, तो बेटा ये भी NCERT इसको भी फॉलो कराती है। और हम लोगों का मानना होता है कि जितना कुछ पढ़ना है मुझे NCERT ही पढ़ना है, क्योंकि जब कभी आप किसी एग्जाम में बैठ गए और अगर इनकेस किसी एग्जाम में कोई गलत क्वेश्चन आ गया तो हम लोग क्या करते हैं? रिट दायर करते हैं, रिट बोर्ड को दायर करते हैं कि ये क्वेश्चन भाई साहब गलत है, इस पे हमको फ्री ऑफ कॉस्ट नंबर दिया जाए। लेकिन फिर वो बोर्ड क्या करता है? वो फिर बोर्ड को उस क्वेश्चन से कहां से मिलाप कराता है? वो फिर बोर्ड उस क्वेश्चन को NCERT से मिलाप कराता है कि NCERT इस क्वेश्चन को क्या मानती है। तो हम क्यों ही ना ऐसा कंटेंट पढ़ें कि जो पूरा का पूरा NCERT बेस्ड हो। तो हम NCERT बेस्ड ही पूरा का पूरा कंटेंट पढ़ रहे हैं और यही इसी को हम लोग फॉलो भी करेंगे। हमने कहा
कहा कि डब्ल्यूबीसी का जीवन काल 2 से 4 दिन होता है। ये ओवरऑल सब बच्चों को तैयारी करने वाले हर बच्चे को पता होगा, लेकिन बेटा कभी हमने 15 दिन भी एनसीईआरटी इसको फॉलो कराती, 15 दिन, या इसी को हम लोग कह सकते हैं 2 सप्ताह। क्या कह सकते हैं बेटा? 2 सप्ताह। तो देखो डाटा कुछ भी हो, हमें एक एक करके लर्न करना है। देखो पढ़ने वाला कंपटीटर ऐसा कुछ भी नहीं छोड़ना चाहता है जिससे उसको नंबर मिलने वाले हो, वो उसके लिए जान लगा देगा। तो जीवन काल 2 से 4 दिन, 15 दिन, 2 सप्ताह, कुछ भी दिया हो, हम आप बड़ी आसानी से करके आएंगे। क्या हम लोग बड़ी आसानी से करके आएंगे? और याद करो, हमने एक पहला, इससे पहले हमने एक पॉइंट आपको डलाया था, हमने कहा डब्ल्यूबीसी की अनियंत्रित वृद्धि हो जाने पर, डब्ल्यूबीसी की अनियंत्रित वृद्धि हो जाने पर क्या होता है बेटा? ब्लड कैंसर होता है। इस चीज की जानकारी हम आपको पहले भी दे चुके हैं, इस चीज की जानकारी हम आपको पहले भी दे चुके हैं कि डब्ल्यूबीसी की अनियंत्रित वृद्धि हो जाने पर इंसान को क्या होता है? ब्लड कैंसर होता है। क्या होता है? ब्लड कैंसर होता है। देखो डब्ल्यूबीसी की जो संख्या बॉडी के अंदर होनी चाहिए, अगर उसमें कई गुना ज्यादा वृद्धि हो गई, जितनी होनी चाहिए उससे कई गुना ज्यादा उसकी वृद्धि हो गई, तो उसको क्या होता है? ब्लड कैंसर, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? ल्यूकेमिया रोग। क्या कहते हैं? ल्यूकेमिया रोग। क्या कहते हैं बेटा? ल्यूकेमिया रोग। और याद करो, हमने जहां जहां व्हाइट, वहां वहां ल्यूक, ल्यूक, और ये लिखा ल्यूक, ल्यूक से व्हाइट। ठीक है, तो एक तरीके से डब्ल्यूबीसी को मेरे साथ रिकॉल करो। चलो इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। एक बार डब्ल्यूबीसी को पूरा का पूरा रिकॉल करो। डब्ल्यूबीसी व्हाइट ब्लड कार्पल्स, श्वेत रुधिर कणिकाएं, हमने कहा इसका दूसरा नाम ल्यूकोसाइट, जहां जहां ल्यूको वहां वहां सफेद। हमने कहा शरीर का सैनिक, पुलिसमैन, गार्ड, आर्मी, कुछ भी बोल सकते हैं। हमने कहा संख्या 10,000 होती है। जीवन काल 2 से 4 दिन, 15 दिन, 2 सप्ताह, कुछ भी मिलेगा, हम इसको राइट डाउन, हम इसको सही करेंगे। हमने कहा डब्ल्यूबीसी की अनियंत्रित वृद्धि हो जाने पर इंसान को क्या होता है? ब्लड कैंसर होता है। चलो आओ, हमने कहा अब हम लोग नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे बात करेंगे। हमने कहा डालो बेटा डब्ल्यूबीसी के प्रकार। क्या? डब्ल्यूबीसी के प्रकार, डब्ल्यूबीसी के प्रकार, टाइप्स ऑफ डब्ल्यूबीसी। हमने कहा डब्ल्यूबीसी के प्रकार, हमने कहा डब्ल्यूबीसी 2 प्रकार, डब्ल्यूबीसी के प्रकार को हम लोग 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। कितने पार्ट्स में बेटा? 2 पार्ट्स में। डब्ल्यूबीसी के प्रकार, हमने कहा क्या है डब्ल्यूबीसी के प्रकार? तो हमने कहा 2 प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। हमने कहा एक होते हैं ग्रेनुल और एक होते हैं आग्रेनुल। देखो ग्रेनुल और आग्रेनुल, हमने कहा ग्रेनुल क्या होते हैं? कणिका युक्त। ग्रेन्यूल जिसको हम लोग कहते हैं कणिका युक्त, कणिका युक्त, कणिका युक्त को हम लोग क्या कहते हैं? ग्रेनुल। क्या कहते हैं बेटा? ग्रेन्यूल। कणिका युक्त को हम लोग कहते हैं ग्रेन्यूल। हमने कहा एक होते हैं कणिका रहित, कणिका विहीन बोल सकते हैं इसको, रहित बोले विहीन बोले बात एक ही है। कणिका विहीन, कणिका विहीन। ठीक है, हमने कहा कणिका विहीन, कणिका विहीन बोले तो हमने कहा इसको कह सकते हैं आग्रेन्यूल। क्या कह सकते हैं बेटा? आग्रेन्यूल। क्या कह सकते हैं बेटा? आग्रेन्यूल। ठीक है, तो देखो डब्ल्यूबीसी के 2 प्रकार होते हैं, एक होता है कणिका युक्त और एक होता है कणिका विहीन। एक होता है कणिका युक्त और एक होता है कणिका विहीन, यानी कि विहीन का मतलब नहीं और युक्त का मतलब है। तो कणिका युक्त और कणिका विहीन ये किसके पार्ट है बेटा? डब्ल्यूबीसी के। अब बात करें कि कणिका युक्त में इनके तरफ कौन कौन आते हैं। देखो न्यूट्रोफिल, एक एक करके आप लोग राइट डाउन करना। न्यूट्रोफिल, देखो अलग अलग सबका काम है, हम बहुत ज्यादा डीप नहीं जाएंगे, अपने लेवल के अकॉर्डिंग एग्जाम ओरिएंट हम चीजों को बहुत अच्छे से समझेंगे। एक होता है न्यूट्रोफिल, अलग कलर से करो इसको। ठीक है, हमने कहा ये इससे करो रेड से। हमने कहा एक कणिका युक्त का हिस्सा है न्यूट्रोफिल। क्या है बेटा? न्यूट्रोफिल। न्यूट्रोफिल, न्यूट्रोफिल। और हमने कहा बेसोफिल। क्या? बेसोफिल, 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 न्यूट्रोफिल, इओसोनोफिल, इओसोनोफिल, इओसोनोफिल। देखो कणिका युक्त में कौन कौन आएगा? न्यूट्रोफिल, बेसोफिल, इओसोनोफिल। क्या है? ये डब्ल्यूबीसी के प्रकार हैं, इओसोनोफिल, बेसोफिल, न्यूट्रोफिल। अब कणिका विहीन में कौन आएगा? कणिका विहीन में लिम्फोसाइट्स एंड मोनोसाइट्स। इसके कौन पार्ट होंगे? इसके पार्ट होंगे लिम्फोसाइट्स।
देखो एग्जामिनर क्या पूछ सकता है क्या नहीं पूछ सकता है हम उसका निर्धारण करने वाले नहीं है। लिम्फोसाइट्स एंड मोनोसाइट्स, हम अपनी तैयारी को इतनी धार दे सकते हैं कि एग्जामिनर को छूट, खुली छूट है कि भाई साहब तुम में पावर है, तुम डाल लो, अगर हम में पावर होगा तो हम कर ले जाएंगे, बात खत्म। हमें अपनी तैयारी पे इतना फोकस करना है, हमें अपनी तैयारी को इतनी मजबूत बनाना है कि एग्जामिनर को हम खुली चैलेंज देते हैं कि तुम में पावर है, तुम क्वेश्चन डाल लो, हम में पावर होगी तो हम क्वेश्चन को करके आ जाएंगे, वही मेरे लिए सब कुछ है। तो हम तैयारी को अपनी बहुत तगड़ी धार दे सकते हैं, ना कि हम लोग एग्जामिनर के माइंड सेट को पढ़ रहे हैं। माइंड सेट को नहीं पढ़ सकते हैं, बट अपनी तैयारी इतनी मजबूत कर लेंगे कि एग्जामिनर कुछ भी डालेगा हम बहुत अच्छे से कर पाएंगे। हमने पढ़ना स्टार्ट किया डब्ल्यूबीसी के प्रकार, हमने कहा दो प्रकार के होते हैं, कड़का युक्त ग्रेनूल बोलते हैं, कड़का विहीन अग्रेनूल बोलते हैं। हमने कहा कड़का युक्त के कौन कौन से भाग हैं, न्यूट्रोफिल, बेसोफिल, इओसोनोफिल। जिसको हम लोग कैसे याद कर सकते हैं, इसको हम लोग कैसे याद कर सकते हैं, इसको हम लोग शॉर्ट में कर सकते हैं बेन। क्या बेन, इसको हम लोग कह सकते हैं बेटा बेन। देखो बेन से कैसे याद कर लेंगे, बेन का मतलब बेसोफिल, इओसोनोफिल एंड ना से न्यूट्रोफिल, बेन। और ये देखो इसको हम लोग कैसे, इसको हम लोग कह सकते हैं एमएल। देखो याद आपको करना है, आप कैसे करते हो ये आप पर डिपेंड करता है, बट मेरे अकॉर्डिंग देखो ये बेन है और ये बेल एमएल है। एमएल का मतलब मा से मोनोसाइट्स, ला से लिम्फोसाइट्स, ठीक है। तो लिम्फोसाइट्स मोनोसाइट्स किसके पार्ट हैं, अग्रेनूल के, और न्यूट्रोफिल, बेसोफिल, इओसिनो ये किसके किसके पार्ट हैं, ग्रेनुल के। अब क्या है बेटा, ये डब्ल्यूबीसी के प्रकार हैं, किसके प्रकार हैं, डब्ल्यूबीसी के प्रकार हैं। अब यहीं पे आपसे अगर पूछे कि बताओ फंगस से कौन लड़ता है, बैक्टीरिया से कौन लड़ता है, सबसे ज्यादा संख्या में कौन होता है, सबसे बड़ा कौन होता है, सबसे कम किसमें होता है, तो ये पॉइंट से यहीं से पॉइंट निकलेंगे। बट हम एग्जाम ओरिएंट नोट लगा के 3 पॉइंट लिखेंगे कि हमारी बॉडी में, यहीं पे लिख लेंगे, इसी स्लाइड पे ही कवर करेंगे बेटा, इसी स्लाइड पे ही कवर करेंगे ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो पढ़ने में, ठीक है। इसी स्लाइड पे कवर करेंगे, नोट लगा के, नोट लगा ले या स्टार लगा के पॉइंट लिखेंगे बेटा, स्टार लगा के पॉइंट लिखेंगे कि हमारी बॉडी में सर्वाधिक संख्या किसकी होती है, हमारी बॉडी में सर्वाधिक संख्या किसकी होती है, हमारी बॉडी में सर्वाधिक संख्या, हमारी बॉडी में सर्वाधिक संख्या किसकी होती है। और यही पूछे कि हमारी बॉडी में सबसे कम संख्या किसकी होती है, देखो हमारी बॉडी में सर्वाधिक, यहीं पे हम लिखेंगे कम, कम किसकी होती है, और यहीं पे हम लिखेंगे ज्यादा, क्या ज्यादा किसकी होती है। देखो हमारी बॉडी में सबसे कम क्या होता है, हमारी बॉडी में सबसे ज्यादा क्या होती है। तो देखो सर्वाधिक संख्या किसकी होती है, न्यूट्रोफिल की, किसकी होती है बेटा, न्यूट्रोफिल की। बस यही है हमारे पॉइंट जो मुझे लगता है कि आपको एग्जाम हॉल में देखने को मिलेंगे। हमारी बॉडी में सर्वाधिक किसका, न्यूट्रोफिल का। हमारी बॉडी में सबसे कम किसकी संख्या होती है, बेसोफिल की। काहे की होती है बेटा, बेसोफिल की। हमारी बॉडी में सबसे कम संख्या काहे की होती है, बेसोफिल की। और हमारी बॉडी में सर्वाधिक ज्यादा संख्या, सर्वाधिक ज्यादा नहीं लिखेंगे, इसको लिखेंगे सबसे बड़ी। सबसे बड़ी कौन होती है हमारी बॉडी में, आकार में सबसे बड़ी कौन होती है हमारी बॉडी में, आकार में, किसमें बेटा, आकार में सबसे बड़ी कौन होती है हमारी बॉडी में, हमारी बॉडी में आकार में सबसे बड़ी, आकार में सबसे बड़ी कौन होती है। देखो सबसे कम संख्या किसकी होती है, बेसोफिल की होती है। और आकार में सबसे बड़ी कौन होती है, तो हमारा बेटा उत्तर होगा आकार में सबसे बड़ी कौन होती है, मोनोसाइट्स। कौन होती है बेटा, मोनोसाइट्स। बस क्वेश्चन यहीं से आपको मिलने वाला है, आप मेरी बातों को भरोसा मानना, क्वेश्चन बेटा यहीं से मिलने वाला है। तो एक तरीके से हमने डब्ल्यूबीसी के सारे प्रकार को भी कवर कर लिया। हमने कहा हमारी बॉडी में सर्वाधिक संख्या न्यूट्रोफिल की, हमारे बॉडी में सर्वाधिक कम बेसोफिल की, सर्वाधिक संख्या इसकी, कम में बेसोफिल, आकार में सबसे बड़ी मोनोसाइट्स। और मोनोसाइट्स किसका हिस्सा है, ग्रेनूल का, अग्रेनूल का। और बेसोफिल न्यूट्रोफिल किसका हिस्सा है, ग्रेनूल का। तो ये थे बेटा, इसको हम बेन और इसको हम लोग एमएल के अकॉर्डिंग याद कर लेते हैं। तो ये थे डब्ल्यूबीसी के प्रकार। चलो अब हमारा क्या बचा, प्लेटलेट्स। क्या बचा बेटा, प्लेटलेट्स। चलो आओ प्लेटलेट्स को भी कवर कर लेते हैं। प्लेटलेट्स जिसको हम लोग क्या कहते हैं, बिंबाणु। क्या कहते हैं बेटा, बिंबाणु। क्या कहते हैं, बिंबाणु। हमने कहा प्लेटलेट्स बोले तो बिंबाणु। अब हमने कहा कि प्लेटलेट्स का
का दूसरा नाम क्या होता है? देखो हर किसी का हमने दूसरा नाम आपको बताया है। हमने कहा प्लेटलेट्स का दूसरा नाम क्या होता है, तो बेटा हमारा उत्तर होगा प्लेटलेट्स का दूसरा नाम क्या होता है। तो हम बड़ी आसानी से बेटा बता पा रहे होंगे कि प्लेटलेट्स का दूसरा नाम थ्रोम्बोसाइट्स। क्या है बेटा? थ्रोम्बोसाइट्स। प्लेटलेट्स का दूसरा नाम क्या है? थ्रोम्बोसाइट्स। देखो आरबीसी का दूसरा नाम क्या है? एरिथ्रोसाइट्स। डब्ल्यूबीसी का दूसरा नाम क्या है? ल्यूकोसाइट्स। और प्लेटलेट्स का दूसरा नाम क्या है? थ्रोम्बोसाइट्स। हमने कहा इसका कार्य क्या होता है? हमने कहा इसका कार्य क्या होता है? तो प्लेटलेट्स का कार्य होता है रक्त का थक्का जमाना। रक्त का रक्त का थक्का जमाना। रक्त का थक्का जमाना किसका कार्य होता है? प्लेटलेट्स का कार्य होता है रक्त का थक्का जमाना। ब्लड क्लोटिंग एजेंट है कौन? प्लेटलेट्स। हमने कहा इसकी संख्या कितनी होती है? हमने कहा इसकी संख्या कितनी होती है? तो बच्चे बच्चे को पता होगा इसकी संख्या कितनी होती है। एक समान व्यक्ति की बॉडी में 1.5 लाख से लगा के 4.5 लाख 4.5 लाख होनी चाहिए। 1.5 लाख से लगा के 4.5 लाख, ये इनकी संख्या होनी चाहिए, ये इनकी संख्या होनी चाहिए। हमने कहा भैया इनका जीवन काल कितना होता है, तो एक एक पॉइंट को बहुत वैल्यू देंगे। हमने कहा इनका जीवन काल कितना होता है। देखो सबका जीवन काल भी हमने इंक्लूड कराया है। हमने कहा इनका जीवन काल 7 से 8 दिन। 7 से 8 दिन। देखो हमने कहा एक सप्ताह कह दें, एक सप्ताह कह दें, 7 से 8 दिन कह दें। हमने कहा किसी किसी बुक्स में बेटा 3 से 5 दिन भी फॉलो कराता है, तो वो एक अपना डाटा है। मेरे अकॉर्डिंग आप एक सप्ताह याद रखिए, 7 से 8 दिन। क्या 7 से 8 दिन आप लोग याद रखिएगा। तो देखो प्लेटलेट्स, हमने कहा ये रक्त कणिकाओं का लास्ट पार्ट हम लोग पढ़ रहे हैं। आरबीसी पढ़ चुके, आरबीसी के बाद डब्ल्यूबीसी भी पढ़ चुके, प्लेटलेट्स पढ़ना स्टार्ट किया। हमने कहा दूसरा नाम थ्रोम्बोसाइट्स। हमने कहा बेटा इसको क्या कहते हैं? हमने कहा ये रक्त का थक्का जमाने का काम करता है, ब्लड क्लोटिंग एजेंट है। क्या है बेटा? ब्लड क्लोटिंग एजेंट है। क्या है बेटा? ब्लड क्लोटिंग एजेंट है। ब्लड क्लोटिंग एजेंट कौन है? प्लेटलेट्स। हमने कहा इसकी संख्या 1.5 लाख से लगा के कितनी? 1.5 लाख से लगा के 4.5 लाख होनी चाहिए। हमने इसका जीवन काल एक सप्ताह यानी कि 7 से 8 दिन। हमने कहा कि प्लेटलेट्स की कमी से हमको एक रोग हो जाता है जो सबको पता होगा, बच्चे बच्चे को इस रोग के बारे में पता होगा कि प्लेटलेट्स की कमी से डेंगू क्या हो जाता है? डेंगू। डेंगू रोग हो जाता है प्लेटलेट्स की कमी से। प्लेटलेट्स की कमी से बेटा कौन सा रोग हो जाता है? कौन सा रोग हो जाता है? डेंगू रोग। कौन सा रोग? डेंगू रोग। और डेंगू रोग में बेटा प्लेट्स है क्या हो जाती है? प्लेटलेट्स की कमी हो जाती है। इसमें क्या होता है? इस रोग में प्लेटलेट्स की कमी हो जाती है। काहे की कमी हो जाती है बेटा? प्लेटलेट्स की कमी, प्लेटलेट्स की कमी हो जाती है। तो हम डॉक्टर्स के पास जाते हैं, डॉक्टर्स हमको सजेस्ट करता है कि बेटा आप बकरी का दूध, है ना, बकरी का दूध, पपीते का पत्ता, कीवी जैसे फल के लिए सजेस्ट करता है। तो ये रोग काफी लोगों को हुआ भी होगा, और अगर नहीं भी होगा तो एक तरीके की जानकारी मिल गई हमको। अगर मेरे घर में ऐसे रोग, इस रोग का कोई रोगी मिलता है तो हमें पता चल गया उनकी बॉडी में क्या प्लेटलेट्स की कमी हो गई। तो देखो बेटा आज की क्लास में हमने बहुत सारा सब कुछ पढ़ लिया। एक बार रिकॉल करेंगे, उसके बाद में हम लोग आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। देखो एक बार मेरे साथ जितना कुछ पढ़ा है पूरा का पूरा रिकॉल करिएगा, उसके बाद में हम लोग आगे बढ़ जाते हैं। ठीक है, देखो हमने आज पढ़ना स्टार्ट किया रक्त, और हमने कहा रक्त का अध्ययन हिमेटोलॉजी, यानी कि रक्त एक तरल संयोजी ऊतक है, लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू बोलते हैं। रक्त का पीएच वैल्यू 7.4 होता है। क्या होता है बेटा? रक्त का पीएच वैल्यू कितना होता है? 7.4 होता है। हमने कहा कि जो एक सामान्य व्यक्ति की बॉडी में कितना 5 से 6 लीटर रक्त होता है। हमने कहा यानी कि शरीर के वजन का 7%, अगर कोई व्यक्ति 70 केजी का है तो उसकी बॉडी में 70 का 7% 4.9 निकलेगा। ठीक है, चलो 4.9 का मतलब है 5 लीटर। हमने कहा रक्त का निर्माण लाल अस्थिमज्जा में होता है। हमने कहा बच्चों में रक्त का निर्माण लीवर में होता है। हमने कहा रक्त निर्माण की क्रिया को क्या कहते हैं? हीमोपाइसिस कहते हैं। हमने कहा रक्त को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया। हमने कहा प्लाज्मा एंड रक्त कणिकाएं। हमने कहा रक्त के तरल भाग को प्लाज्मा कहते हैं। प्लाज्मा में 92% जल होता है। इसमें फाइब्रोनोजन नाम की प्रोटीन पाई जाती है। हमने कहा अगर इस प्रोटीन को बाहर निकाल दे तो बचे हुए भाग को सीरम कहते हैं। तो सीरम भी पढ़ लिया, फाइब्रोनोजन भी पढ़ लिया, प्लाज्मा में जल की मात्रा भी पढ़ लिया, तरल भाग को प्लाज्मा कहते हैं। हल्का पीला होता है, रंगीन। हमने कहा रक्त कणिकाओं का पार्ट आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स। हमने एक एक करके इन सब पर बात
की। हमने कहा फाइब्रोनोजन रहित प्लाज्मा को क्या कहते हैं, सीरम। रक्त के लाल रंग का कारण क्या होता है, हीमोग्लोबिन होता है, एचबी, जिसको शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं एचबी। हमने कहा आरबीसी, रेड ब्लड कार्पल्स या लाल रुधिर कणिकाएं बोले, हमने कहा दूसरा नाम इरिथ्रोसाइट्स। क्या बेटा, इरिथ्रोसाइट्स। हमने कहा जीवन काल 120 दिन होता है। हमने कहा आरबीसी का कब्रिस्तान प्लीहा को बोलते हैं, ब्लड बैंक ऑफ बॉडी प्लीहा। हमने कहा इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, स्प्लीन। क्या कहते हैं बेटा, स्प्लीन कहते हैं। हमने कहा कि इसकी संख्या कितनी होती है, तो मेल में होती है 55 लाख प्रति घन एमएम और फीमेल में होती है बेटा 45 लाख प्रति घन एमएम। इसके बाद में हमने नोट डाला, हमने कहा आरबीसी में केंद्रक नहीं पाया जाता है, लेकिन अपवाद के रूप में ऊंट और लामा ये दो ऐसे जीव जंतु हैं जिनकी बॉडी में क्या केंद्रक पाया जाता है, आरबीसी में केंद्रक पाया जाता है। अब लामा कहां पाया जाता है, एडीज पर्वत श्रेणी में। हमने डब्ल्यूबीसी पढ़ना स्टार्ट किया। हमने कहा व्हाइट ब्लड कार्पल्स यानी कि श्वेत रुधिर कणिकाएं बोलते हैं। हमने कहा दूसरा नाम ल्यूकोसाइट्स, शरीर का सैनिक, पुलिसमैन, आर्मी मैन, गार्डमैन, कुछ भी बोले। हमने कहा संख्या कितनी होती है, 10,000 होती है। हमने कहा जीवन काल 2 से 4 दिन, 15 दिन, 2 सप्ताह, कुछ भी मिलेगा, हम करके आएंगे। डब्ल्यूबीसी के अनियंत्रित वृद्धि हो जाने पर इंसान को क्या होता है, ब्लड कैंसर होता है। हमने कहा इसी को ल्यूकेमिया बोलते हैं। हमने क्या किया, हमने डब्ल्यूबीसी के प्रकार पढ़ना स्टार्ट किया। हमने कहा एक होता है ग्रेनूल और एक होता है अग्रेनूल। हमने कहा ग्रेनूल के पार्ट कौन, न्यूट्रोफिल, बेसोफिल, इओसोनोफिल, जिसको बेन शॉर्ट फॉर्म में, बेस से, बी से बेसोफिल, ई से इओसोनोफिल, ना से न्यूट्रोफिल। इसको एमएल, एमएल के लिए हमने कहा लिम्फोसाइट्स एंड मोनोसाइट्स। अब हमने कहा हमारी बॉडी में सर्वाधिक संख्या किसकी होती है, न्यूट्रोफिल की। सबसे कम संख्या किसकी होती है, बेसोफिल की होती है। और सबसे आकार में सबसे बड़ा कौन होता है, मोनोसाइट्स। कौन, ये आकार में सबसे बड़ा होता है। ये पार्ट है किसका बेटा, आग्रेन्यूल का। इसके बाद हमने पढ़ना स्टार्ट किया प्लेटलेट्स। हमने कहा इसको कहते हैं बिम्बाणु। हमने कहा इसका दूसरा नाम क्या होता है, थ्रोम्बोसाइट्स। हमने कहा कार्य, रक्त का थक्का जमाना, ब्लड क्लोटिंग एजेंट। हमने कहा संख्या 1.5 लाख से लगा के 4.5 लाख। हमने कहा जीवन काल 1 सप्ताह या 7 से 8 दिन। हमने कहा इसकी कमी से डेंगू रोग होता है। डेंगू रोग का सिम्टम्स क्या होता है बेटा, प्लेटलेट्स की कमी हो जाती है। हम लोगों ने देखा भी होगा, सुना भी होगा, और किसी किसी को हुआ भी होगा कि प्लेटें डाउन हो गई हैं, यानी कि डेंगू रोग से प्रभावित हो गया है। तो एक तरीके से हमने आज की क्लास में पूरे ब्लड को बहुत अच्छे से कवर कर लिया है। मुश्किल से एक ही क्लास और लगेगी, ब्लड आपका पूरा का पूरा खत्म हो जाएगा। देखो ज्यादा चैप्टर में ज्यादा क्लासेस नहीं करेंगे, जहां पे मुझे लगता है कि आपको यहाँ ज्यादा क्लासेस, ज्यादा पार्ट की जरूरत है, तो हम बेटा आपको ऑफकोर्स देंगे। चलो ठीक है, तो मुझे भरोसा है कि आप लोगों को चीजें बहुत अच्छे से समझ आई होंगी, और ऐसी डेली का डेली पढ़ते रहिएगा। बहुत जल्द आपकी बायोलॉजी खत्म करके आपको केमिस्ट्री भी पढ़ाएंगे, फिजिक्स भी पढ़ाएंगे, और बहुत सारा साइंस में बहुत सारा आपको कंटेंट हम देने वाले हैं कुछ समय बाद। चलो ठीक है, आज अपनी क्लास को हम लोग यहीं तक रखते हैं बेटा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए ख्याल रखिएगा अपना, अच्छे से अपना और अपनों का भी ख्याल रखिएगा, और डेली का डेली क्लास को डेली का डेली पढ़ते रहिएगा। अपनी पढ़ाई को एक नियमित धार देते रहिएगा। देखो कंसिस्ट होकर आप पढ़ोगे, डेली का डेली रेगुलर बेस पे पढ़ोगे, तो आपका पढ़ाई जरूर कुछ ना कुछ आउटपुट जरूर देगी। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। राधे राधे।